हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के पृष्ठ बैंक के अध्याय 7 जो कि है साम्यावस्था। पिछली वीडियो में हमने आपको इनके अध्याय 7 के विकल्पों को हल करवा दिया था, जिनको आप देख सकते हैं और अपने चिन्ह लगा लें और याद कर लें अच्छे से। ये इस प्रकार से हमने आपको इनके आंसर बताए हुए थे। आज इस वीडियो में हम जो है आपको बताने वाले हैं इनके 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प अवस्था के साथ साम्यावस्था में तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें देना है कि वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा देना है कि क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है और अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि साम्यावस्था का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रव्यों और ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक तीसरा कि एक गैस अभिक्रिया के लिए और केसी बराबर है, ये थोड़ा समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रश्न अधूरा है, इसमें और भी है प्रश्न, तो आपको यहाँ पर उत्तर में हम आपको बता देंगे कि इसका पूरा उत्तर प्रश्न क्या है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो चौथा है कि एक निम्नलिखित ऊष्मशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाई हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस से डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त की है। उसमें आपका पहला समीकरण पूछा कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए केपी का व्यंजक लिखिए। और इसके अलावा इसमें पूछा है कि केपी एवं अभिक्रिया का मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए। तो इन 4 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो 5वां प्रश्न आता है कि भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण लिखिए। कौन से प्रक्रमों में? भौतिक प्रक्रमों में। भौतिक प्रक्रमों में आपको लिखना है, रासायनिक प्रक्रमों में नहीं। इनके सामान्य लक्षण लिखना है, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां जो है हमारा कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले ली-सातेलिए का सिद्धांत। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना बच्चों के, यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ के आपसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करा है। यहाँ पर ली-सातेलिए का सिद्धांत पूछा है क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो साम्यावस्था को प्रभावित करने के ऊपर था, इसलिए इसको प्रश्न में दिया गया कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले ली-सातेलिए का सिद्धांत लिखिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको प्रश्न 6 तक के आंसरों को लेकर आए हैं। अगली वीडियो में हम आपको अगले 6 प्रश्नों के उत्तरों को भी जल्दी लेकर आएंगे। 7 से लेकर 12 तक के प्रश्न अगले वीडियो में अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को उत्तर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको दिया था कि एक द्रव को सीलबंद पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है, पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। दूसरा था कि प्रारंभ में वाष्पन में संघनन की दर कैसे बदलती है। तीसरा है कि क्या होगा जबकि साम्य पुनः अंतिम रूप से स्थापित हो जाएगा, जब अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। तो आपको इस प्रकार से जो भी प्रश्न उसमें पूछे उसमें 2 प्रश्न थे, ये वाला दूसरा प्रश्न था नहीं पूछा था, तो आप इस प्रकार से इसमें से देख कर लिख लें ये कौन से प्रश्न को पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है का वाले का कि वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। तो पात्र का आयतन बढ़ने से द्रव के धरातल यानी सतह वाले नीचे का जो है वो वाष्प दाब हो जाएगा कम। कैसे हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जो ख नंबर का जो प्रश्न पूछा है इसमें कि प्रारंभ में वाष्पन और संघनन की दर कैसे बदलती है, तो इसमें आपको जो ये प्रश्न पूछा नहीं है प्रश्न में, हालांकि इसका उत्तर भी आप देख लें। अचानक पात्र का आयतन बढ़ाने से प्रारंभिक वाष्प दर स्थिर रहेगी, और क्योंकि पात्र का आयतन बढ़ता है और संघनन की दर घटती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो ग है आपका कि क्या होगा जबकि साम्य पुनः अंतिम रूप से स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रश्न को पूछा है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, इसको लिखना है आपको कि साम्यावस्था पर वाष्पन की दर जो है संघनन दर के बराबर होती है और प्रारंभिक दाब में अंतिम वाष्प दाब समान होगा। जैसे कि प्रारंभिक दाब में क्या हो जाएगा? अंतिम वाष्प दाब समान होगा। तो ये इसका उत्तर है, आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्नों को उत्तर देना है कि वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है। ठीक है। ये 2 प्रश्नों को उत्तर आपको ए और बी करके यहाँ पर देना है। ठीक है। आपको इस ख वाले प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है क्योंकि ये प्रश्न में आपको नहीं पूछा है। ठीक है। आपसे पूछा सिर्फ पहला वाला और एक गा वाला, यानी का और गा का, तो ये का और गा आपको उत्तर में लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की, और प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रव्यों और ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है, मतलब इसको हटा दिया जाता है क्यों, या उनका साधारण इकाई मान लिया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका उत्तर कि शुद्ध ठोस के लिए क्रिया द्रव्यमान स्थिर होता है
ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान स्थिर होता है, यदि शुद्ध द्रव अधिक मात्रा में है तब इसका क्रिया द्रव्यमान भी स्थिर होगा। इस प्रकार दोनों कारणों से क्रिया द्रव्यमान 1 कर लिया जाता है और दोनों का साधारण क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। जैसे शुद्ध ठोस बराबर 1, शुद्ध द्रव बराबर भी 1। मूलर सांद्रता कैसे नापते हैं, पदार्थ के मूल बटे में पदार्थ का आयतन, पदार्थ का द्रव्यमान बटे में पदार्थ का आयतन और गुणा करके 1 बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अगर हम इसको और संबंध करें सही तो इसका हो जाएगा पदार्थ के द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पदार्थ का घनत्व, बटे में जाएगा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये जो है उपेक्षित कर देते हैं क्योंकि उनका साधारण 1 माना है। अतः स्थिर ताप पर पदार्थ का घनत्व स्थिर रहता है, स्थिर ताप पर पदार्थ का घनत्व कैसा रहता है, स्थिर रहता है, और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी स्थिर रहता है, और अतः जो मूलर सांद्रता है वो भी स्थिर रहती है। ये इसका कारण है। तो आपको इतना ये जो है आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अच्छे से लिख लें और ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, और प्रश्न क्रमांक 3 में आपको जो प्रश्न अधूरा वहाँ पर दिया गया था वहाँ पर आपको पूरा बता रहा है कि एक गैसीय अभिक्रिया के लिए Kc बराबर इतना दिया है तो इस व्यंजक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, मतलब इसी को देखकर आपको समीकरण लिखना है। आपको पता है कि जो ऊपर जो भाग लिखा होता है वो होता है उत्पाद और नीचे वाला होता है अभिकारक। तो आपको इनको लिखना है अभिकारक में। अब आपको जो घातें दिख रही हैं उन घातों को क्या लिखना है, आपको आगे स्टोइकियोमेट्रिक में लिखना है, और जो 6 हैं वो भी 6 के आंग लिखना। मतलब जल के 6 अणु हैं, यहाँ पर NO के 4 अणु हैं। तो इस प्रकार से आप 4NO + 6H2 लिखेंगे, और रिवर्सिबल है और साम्यावस्था स्थिरांक इसलिए उत्क्रम में निशान लगाएंगे। उसके बाद NH3 आपको उत्पाद है और O2 भी उत्पाद है, 5 हैं O2 और 4 हैं आपके NH3। तो इस प्रकार से आप इस संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसमें साथ में थ्योरी भी लिख दें। चूँकि NH3 O2 उत्पाद और NO तथा H2 अभिकारक हैं। ठीक है, आपको जो नीचे दिए रहते हैं वो अभिकारक हैं और ऊपर दिए रहते हैं वो उत्पाद रहते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिख देंगे, और अतः या इसलिए संतुलित अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना, कोई भी अभिक्रिया आ जाए तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है इस प्रकार के समीकरणों को संतुलित रूप में लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ये याद हो कि उत्पाद ऊपर होते हैं और अभिकारक नीचे। तो उनको आपको समीकरण रूप में भी पता रहता है कि तीर से पहले जो लिखते हैं वो अभिकारक और तीर के बाद जो लिखते हैं उत्पाद। तो बस इसी प्रकार से आप उनको देख कर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, और प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है कि निम्नलिखित ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाई हाइड्रोजन यानी H2 गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें पूछा है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखो, और दूसरा प्रश्न पूछा कि Kp एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि दाब बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, उत्प्रेरक किया जाए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया लिखी। यह अभिक्रिया आयतन बढ़ने से अग्रसित होगी यानी आगे की ओर बढ़ेगी। पहले प्रश्न का उत्तर आपका ही हो जाएगा। और यहाँ पर इतना आपको सबसे पहले समीकरण देख के लिखना है। ठीक है, उसमें 6 पे अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया आयतन बढ़ने से क्या होगी, अग्रसित होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न जो पूछा था का अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखना है। तो Kp बराबर हमने लिखा यहाँ पर, आप देख सकते हैं अभिक्रिया में क्या क्या हमारे पास, और जो हम लिखते हैं ऊपर वो क्या लगाता है, उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद हमारे क्या है, CO और H2। तो आप लिख सकते हैं ये P है, दाब के लिए है, Kp यानी दाब। तो यहाँ पर आप CO लिख देंगे, और इसी प्रकार से आपके H2 है तो ये H2 भी आप क्या लिखेंगे, H2 है, इस प्रकार से H2 लिख देंगे। और इसकी सांद्रता कितनी है, 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, की सांद्रता कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 लिखते नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखना है। और बाकी आपका ये CH4 1 है तो यहाँ पर PCH4 लिखा जाएगा, H2 भी 1 है तो PH2 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से Kp के पदों में हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो आपको ये समीकरण जो है पहले वाले का उत्तर लिख कर आना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ख में देखिए आपको 3 चीज़ें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर जो है ये लिखा हुआ है। पहला है कि लीच सातेलिए, लीच चेटेलियर लिखा है, आप सातेलिए ही लिखें। अलग अलग बुक में इसका नाम जो है अलग अलग लिखा रहता है, ली साते लिए या ली साते लियर। ठीक है, तो के अनुसार साम्य पश्चिम दिशा में अग्रसित होगा। प्रतीप आप पश्चिम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। और दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है अग्र दिशा में अग्रसित होगा, साम्य प्रभावित नहीं होगा अगर हम उत्प्रेरक उपस्थित करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो दोनों दिशाओं में
किसी भी कोई परिवर्तन नहीं करता। ये कहें कि दोनों को बराबर बराबर परिवर्तित करता है, इसलिए कोई भी प्रभावित नहीं होगा साम में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। और प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा था कि भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 5-6 लक्षण दिए जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें कि साम्यावस्था पर जो मापने योग्य गुण रहते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी मापने जो वाली चीज़ें रहती है उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, वो स्थिर हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको फिर नहीं माप सकते, फिक्स हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। और जो साम्यावस्था है उसे केवल बंद बर्तन में स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है कि साम्यावस्था पर अग्र और पश्चात विक्रिया के वेग कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और चौथा है कि साम्य प्रकृति में गतिशील है, यानी गतिक है, हमेशा चलता रहता है। देखने में भले देखे कि ये रुक गया है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, चलता रहता है। पांचवा है कि साम्यावस्था पर जो सांद्रता है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, मात्रा स्थिर हो जाती है, जैसे 50% मात्रा इस तरफ है तो 50% मात्रा इस तरफ रहेगी, और ये साम्यावस्था इस प्रकार से हो जाएगा। छठवा है कि साम्यावस्था मूल्य का परिणाम प्रतिक्रिया की सीमा के बारे में संकेत देता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, जिसमें घुमा के प्रश्न को पूछा है कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले ली सातलिए के सिद्धांत को लिखिए। आपको प्रभावित करने वाले कारक नहीं लिखना, उसमें सिद्धांत लिखना है। तो यहाँ पे पहले बेसिक परिचय दिया हुआ है कि फ्रांसीसी रासायनिक जिनका नाम था ली सातली और ब्राउन ने सन 1884 में विभिन्न रासायनिक तंत्रों की साम्यावस्था पर पहले सांद्रता, ताप और दाब का प्रभाव का अध्ययन किया और एक सामान्य नियम दिया, जिसे ली सातली का नियम कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था इसमें, तो देखिए, यदि किसी तंत्र की साम्यावस्था पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए, तो साम्यावस्था इस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है कि इस प्रतिबंध से मुक्त हो जाए। मतलब जो भी परिवर्तन किया है वो उससे फिर से मुक्त होना चाहते हो, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया करना चाहेगी। तो इस नियम में खास बात आपको क्या याद रखना है, ये नियम आपको सबसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही ली सातली का नियम है। यदि साम्यावस्था की स्थिति में किसी तंत्र की सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन कर दिया जाए, तो साम्य स्वतः ही ऐसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है या अग्रसर हो जाता है जहां इन कारकों का प्रभाव निरस्त हो जाए, यानी इस प्रभाव को नष्ट कर सके जो आपने किया हुआ है। ठीक है, अगर ताप बढ़ाया तो ताप को कम करने की कोशिश करेगा, अगर सांद्रता बढ़ाई तो सांद्रता को कम करने की कोशिश ये साम्य जो है करेगा। साम्यावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सांद्रता है, ताप है, दाब है, ये कारक जो है इनको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से आप इनको लिख कर आ सकते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 6 तक के उत्तर। अगली वीडियो में हम आपको जल्दी ही लेकर आएंगे प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों के उत्तरों को। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन उसका मिल सके। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 7 से आपको 12 तक के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।